नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 28 अगस्त 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसके साथ उसका स्टैटिक जीके भी हम लोग इस वीडियो में पढ़ा जाएगा। साथियों, बहुत कम समय में आपके लिए करंट अफेयर कवर करने का हम प्रयास करते हैं। आज उसी क्रम में और कम समय में हम लोग बेस्ट कंटेंट और बेस्ट करंट अफेयर पढ़ा जाएगा। आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने पशु रक्त बैंकों के लिए पहली बार दिशा निर्देश जारी किया? पशुओं के ब्लड बैंक के लिए पहली बार गाइडलाइन जारी हुआ है हमारे भारत में। उत्तर हो जाएगा पहले का ए। पशुपालन डेयरी विभाग ने अभी हाल ही में पशुओं के रक्त बैंक के लिए साथियों गाइडलाइन जारी किया है हमारे भारत में। पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? याद रखिएगा, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह है हमारे देश के। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, एनडीबी के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। एनडीबी के उपाध्यक्ष अभी हाल ही में राजीव रंजन जी नियुक्त किए गए। राजीव रंजन जी एनडीबी बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। एनडीबी बैंक साथियों, इसे ब्रिक्स विकास बैंक भी कहा जाता है। ब्रिक्स विकास बैंक, ब्रिक्स देशों का अपना खुद का बैंक है, ब्रिक्स विकास बैंक, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर संघाई में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष ब्राजील की डिल्मा रोसेफ हैं। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ हैं और उपाध्यक्ष राजीव रंजन जी चुने गए हैं। पूरा और डिटेल देखिएगा इसका साथियों। राजीव रंजन जी उपाध्यक्ष भी हैं और सीआरओ भी नियुक्त हुए हैं, चीफ रिस्क ऑफिसर, मुख्य जोखिम अधिकारी और उपाध्यक्ष राजीव रंजन जी एनडीबी बैंक के। इसे ब्रिक्स विकास बैंक भी कहा जाता है। 2014 में इसकी स्थापना हुई। ब्राजील फोर्टेलेजा में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ हैं। डिल्मा रोसेफ ब्राजील देश की पूर्व राष्ट्रपति हैं डिल्मा रोसेफ। मुख्यालय कहां पर है? तो संघाई में एनडीबी का मुख्यालय है। इतनी बातें याद रखिएगा। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, जुलाई 2025 में भारत का कच्चा तेल के आयात में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज किया गया है? साथियों, कच्चा तेल पेट्रोलियम जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, विदेशों से हम लोग आयात कराते हैं, उसमें गिरावट दर्ज किया गया है। और कच्चा तेल में 8.7% गिरावट और पेट्रोलियम में पूछेगा तो 12.8% गिरावट दर्ज किया गया है। क्यों गिरावट हो रहा है कच्चा तेल पेट्रोलियम में? तो उसका कारण है साथियों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो होता है सोलर एनर्जी, उस पर हम निर्भर हो रहे हैं धीरे धीरे। यही कारण है कि पेट्रोल और कच्चा तेल हम विदेशों से कम आयात कर रहे हैं। दूसरी चीज की प्रदूषण भी ये करते हैं साथियों, वायु प्रदूषण के स्रोत भी हैं। इन्हीं कारणों से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को अपनाने की वजह से ये गिरावट हुआ है। इसका उत्तर देखिएगा, कच्चा तेल 8.7% का गिरावट हुआ है, वहीं पर पेट्रोलियम पदार्थ जो है 12.8% का गिरावट दर्ज किया गया है। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक भारत में कितने डॉलर वित्तीय प्रवाह रहेगा? वित्तीय प्रवाह आने वाले 10 वर्षों में यानी 2035 तक 9.5 ट्रिलियन डॉलर रहेगा, ऐसा कहा गोल्डमैन सैक्स संस्थान ने। गोल्डमैन सैक्स एक इंटरनेशनल आर्थिकी संस्थान है। इसने अपना रिपोर्ट जारी किया और बताया कि हमारे भारत में 10 वर्षों में 2035 तक वित्तीय प्रवाह 9.5 ट्रिलियन डॉलर रहेगा। इसके पीछे वजह क्या है देखिएगा, घरेलू वित्तीय बचत हमारे देश में आने वाले 10 वर्षों में जीडीपी का 13% हिस्सा ले लेगा। घरेलू वित्तीय बचत 13% हो जाएगा हमारे देश की जीडीपी का आने वाले 10 वर्षों में। इसका कारण क्या है? तो भौतिक परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई है। भौतिक परिसंपत्ति क्या होता है? तो गोल्ड और रियल एस्टेट को कहा जाता है भौतिक परिसंपत्ति। इसमें ग्रोथ हुआ है, यही कारण है कि आने वाले 10 सालों में जीडीपी का 13% हो जाएगा घरेलू वित्तीय बचत। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। जापान के साथ हमारे भारत ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है क्लीन एनर्जी के लिए। क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में जापान से हमारे भारत ने समझौता किया है। जापान देश, तो जापान का स्टैटिक जीके देखिएगा, जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की मुद्रा है येन और यहाँ का सिंबल है येन का, ये सिंबल है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरो इशिबा, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरो इशिबा और जापान के सम्राट हैं नारुहितो। नारुहितो जापान के सम्राट हैं। जापान में सम्राट होने का कारण है साथियों, यहाँ पर राजतंत्र देश है, जापान राजतंत्र है। जापान 4 द्वीपों पर बसा एक देश है साथियों। सबसे उत्तर में होकाइडो है, होन्शु है, शिकागो और क्यूशु है। ये अक्सर करके एग्जाम में पूछ देता है। जापान
कि द्वीपों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए या दक्षिण से उत्तर क्रम में। तो सबसे उत्तर में होकैदो, फिर होन्शु, फिर शिकागो और क्यूशो, ये 4 द्वीपों पर बसा हुआ है जापान देश। छठा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रतिनिधिमंडल बारबाडोस की यात्रा पर रहेंगे, इनका नेतृत्व कौन करेगा? इनका नेतृत्व साथियों हमारे स्पीकर ओम बिरला साहब करेंगे। लोकसभा के 18वें स्पीकर ओम बिरला साहब करेंगे, जो कोटा बूंदी से सांसद भी हैं। ओम बिरला हमारे देश के 18वें स्पीकर हैं। यह जाएंगे बारबाडोस। बारबाडोस देश साथियों कैरिबियन देश है, कैरिबियाई देश है। इसकी राजधानी ब्रिज टाउन है और यहाँ की मुद्रा है बारबाडोस डॉलर। बारबाडोस डॉलर यहाँ की मुद्रा है। 7वां करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में मोदी जी ने 5400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। उत्तर हो जाएगा गुजरात। देखिएगा डिटेल इसका साथियों, गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्नों को याद रख रहिएगा। गुजरात में साथियों गिफ्ट सिटी बना हुआ है। गिफ्ट सिटी के प्रमुख अभी हाल ही में सीईओ नियुक्त किए गए संजय कौल साहब, संजय कौल। और गुजरात में ही देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगा। देश का पहला आईसी चिप प्लांट, सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लगा? तो गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ पूछेगा? तो गुजरात में धोलेरा स्मार्ट सिटी बन रहा है, वहां पर भारत का पहला परिकल्पित स्मार्ट सिटी धोलेरा स्मार्ट सिटी, यहीं पर पहला आईसी चिप या सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित हुआ है। और सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर प्लांट भी गुजरात में है, याद रखे रहेंगे। गुजरात में एक स्टैचू है 182 मीटर की, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है? तो सरदार पटेल की प्रतिमा। इसका निर्माण किसने किया है? तो रामजी वन सुतार ने किया है, रामजी वन सुतार। 8वां करंट अफेयर पूछा गया है, मुंबई क्रिकेट संघ ने वानखेड़े स्टेडियम में किस महान खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया? उत्तर होगा सुनील गावस्कर। अभी हाल ही में सुनील गावस्कर जी का वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई में स्थित है, वहां पर प्रतिमा का अनावरण किया गया। किसने किया? तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने किया है, याद रख रहेगा। इससे पूर्व में साथियों सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, यहीं पर। कहाँ पे? तो वानखेड़े स्टेडियम में। इनकी सचिन की प्रतिमा किसने बनाया था? इसको याद रखिएगा, प्रमोद काम्बले ने सचिन की प्रतिमा को बनाया था। इसके अलावा याद रखिएगा कि वानखेड़े स्टेडियम में सुनील गावस्कर की प्रतिमा के साथ ही साथ शरद पवार जी के नाम पर एक क्रिकेट संग्रहालय की स्थापना हुई, क्रिकेट म्यूजियम की स्थापना हुई। किसके नाम पर क्रिकेट संग्रहालय बना वानखेड़े स्टेडियम में? तो उत्तर आप करेंगे शरद पवार। क्यों इनके नाम पर हुआ? तो साथियों यह पूर्व में इस संगठन के अध्यक्ष थे, एमसीए के पूर्व अध्यक्ष और साथ ही साथ बीसीसीआई के पूर्व प्रमुख थे शरद पवार। इन्हीं के सम्मान में क्रिकेट का संग्रहालय वानखेड़े स्टेडियम में स्थापित हुआ है। उत्तर एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर उत्तर आपके सामने सुनील गावस्कर। 9वां करंट अफेयर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे सर्वोच्च न्यायालय में जज बने। उत्तर सही है साथियों। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली सर्वोच्च न्यायालय में जज बने, ये भी सही है। यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त, दोनों सही है। ये डाटा आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आलोक आराधे जो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त कर दिया गया। पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे विपुल मनुभाई पंचोली, इनको भी सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त कर दिया गया। उत्तर हमारा हो जाएगा सी। हुआ क्या साथियों, देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 34 सीट्स हैं जजों के, 34 सीट हैं, जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। 2 पद रिक्त था। इसी 2 पद को भरने के लिए कोलोजियम ने सिफारिश किया है। कोलोजियम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश करता है। कोलोजियम ने 2 नामों का सिफारिश किया। अब इस सिफारिश पर मुहर लगा दिया जाएगा राष्ट्रपति का, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के जजों को नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, सिफारिश इसने दिया है। अब अगर पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने जज हो जाएंगे, तो यह जगह पूरा भर जाएगा। 34 सुप्रीम कोर्ट में जज हो जाएंगे एक मुख्य न्यायाधीश को लेकर के। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो 52वें क्रम के हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं BR गवई साहब। BR गवई हमारे देश के 52वें सीजेआई हैं। अगर पूछेगा देश के पहले सीजेआई कौन थे, तो HJ कानिया, हीरालाल जीराभाई कानिया हमारे देश के पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, खूब पूछ रहा है यह प्रश्न साथियों। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संविधान पूर्ण रूप से लागू होने के 2 दिन बाद
यानी 28 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हुआ और 28 जनवरी 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है। 10वां करंट अफेयर पूछा गया है, व्हाइट एम्परर लड़ाकू जेट किस देश का है? उत्तर हो जाएगा चीन। चीन देश ने एक लड़ाकू जहाज 6ठी पीढ़ी का बनाया है, व्हाइट एम्परर नाम है इसका। व्हाइट एम्पेरर, व्हाइट एम्पेरर चीन देश का है साथियों। 6ठी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। ये क्या होता है 6ठी पीढ़ी और स्टील्थ फाइटर जेट? जो परमाणु संपन्न होता है, परमाणु हथियार संपन्न, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होता है, उसे कहा जाता है 6ठी पीढ़ी का जहाज। 6ठी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, नाम है व्हाइट एम्परर। किस देश का है? चाइना का है। ये सामने तस्वीर दिख रहा है आपको। 11वां करंट अफेयर है, भारतीय नौसेना उदयगिरी व हिमगिरी का जलावतरण करेगी। इसका निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ है? उत्तर हो जाएगा साथियों, देखिएगा उत्तर के साथ साथ पूरा डिटेल याद रखिएगा। प्रोजेक्ट 17A, जिसका नाम है नीलगिरी श्रेणी, नीलगिरी श्रेणी, जिसमें छोटे 7 जहाज बनाए जाएंगे। इसी में उदयगिरी और हिमगिरी का जलावतरण करके सेना में कमीशन कर दिया गया। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसको कमीशन कर दिया। बाकी कुछ शब्दावली साथियों, नौसेना में जो प्रोजेक्ट शुरू हैं उनसे संबंधित परीक्षाओं में रहता है और खूब कंफ्यूजन बनता है, तो सारा डिटेल हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप एक बार अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए प्रोजेक्ट 17A, जिसका नाम है नीलगिरी श्रेणी, इसमें छोटे जहाज बनेंगे, 7 जहाज बनेंगे। कौन कौन से वो हैं? तो एक हो गया नीलगिरी, पहला जहाज नीलगिरी है, इसीलिए उसका नाम नीलगिरी श्रेणी पड़ा। दूसरा है उदयगिरी, तारागिरी, हिमगिरी, दूनागिरी, महेंद्रगिरी और बिंदगिरी। 6 ये हो गए और एक नीलगिरी। सबसे बड़ी बात कि प्रोजेक्ट 17A का नाम आप गिरी बस पर्वत के नाम से ऐड कर देंगे तो याद हो जाएगा आपको। प्रोजेक्ट 17A में पर्वत के नाम से 7 जहाज हैं। और क्या है ये, किस प्रकार का जहाज है? तो छोटा जहाज है। इसके अलावा देखिएगा प्रोजेक्ट 17 एक है, प्रोजेक्ट 17 को कहा जाता है शिवालिक श्रेणी। प्रोजेक्ट 17 को कहा जाता है शिवालिक श्रेणी, जिसे फ्रिगेट भी कहा जाता है। फ्रिगेट मतलब होता है साथियों वही छोटा जहाज, फ्रिगेट मतलब छोटा जहाज। शिवालिक श्रेणी क्यों नाम है? क्योंकि प्रोजेक्ट 17A का पहला जहाज शिवालिक है, दूसरा सतपुड़ा है और तीसरा सह्याद्री। तीनों एस नाम से। प्रोजेक्ट 17 में शिवालिक, सतपुड़ा और सह्याद्री 3 फ्रिगेट जहाज हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट 15A है। प्रोजेक्ट 15A में आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि और आईएनएस चेन्नई जहाज बना है। आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस चेन्नई प्रोजेक्ट 15A के तहत बने जहाज हैं। प्रोजेक्ट 15B देखिएगा, प्रोजेक्ट 15B के तहत आईएनएस सूरत, आईएनएस मर्मुगांव और आईएनएस विशाखापत्तनम, ये 3 जहाज बने हैं प्रोजेक्ट 15B में। इसके अलावा प्रोजेक्ट 75 एक है साथियों, जिसे कलवरी श्रेणी कहते हैं। प्रोजेक्ट 75 कलवरी श्रेणी कहलाता है। कलवरी इसलिए क्योंकि इसका पहला जहाज कलवरी है। प्रोजेक्ट 75 में पहला जहाज कलवरी, दूसरा खंदेरी, तीसरा करंज, चौथा बेला, 5वां बागीर और 6ठा वागसीर। यानी कि प्रोजेक्ट 75 में 6 जहाज हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट 75A ये नया एक श्रेणी है साथियों। प्रोजेक्ट 75A जो डेवलप किया जाएगा, इसका अन्य नाम रखा गया है प्रोजेक्ट 77। किसका नाम प्रोजेक्ट 77 है? तो प्रोजेक्ट 75A का नाम है प्रोजेक्ट 77। ये भविष्य का निर्मित होने वाला है। 12वां और अंतिम करंट अफेयर पूछा गया है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? लिख लीजिए साथियों, 6 महीने के भीतर आपके किसी न किसी एग्जाम में ये 100% इसको रहना है। क्यों? क्योंकि पहली बार आयोजन हो रहा है, पहली बार आयोजन हो रहा है। बस ये नहीं हम जान रहे हैं कि किस एग्जाम में पूछेगा, पूछेगा कंफर्म। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन पहली बार हुआ। कहां पर हुआ? तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में डल झील में हुआ है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर डल झील में हुआ है। डिटेल देखिएगा साथियों, 3 खेल इसमें हुए हैं। जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ है उसमें काइकिंग, केनाइंग और रोइंग, ये 3 गेम मात्र हुए हैं। पहली बार हुआ है, 3 गेम हुए। भविष्य में और गेम इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। पहली बार हुआ है, कब हुआ है? डेट याद कर लीजिएगा, 21 से 23 अगस्त 2025 को यह हुआ है। संपन्न हो गया, परिणाम आ गया। परिणाम में क्या रहा? मध्य प्रदेश जो राज्य है वो शीर्ष रहा इस खेलों में, जिसने 10 गोल्ड जीता है। टोटल 24 गोल्ड थे, 24 में से 10 मध्य प्रदेश जीत करके शीर्ष स्थान प्राप्त किया है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में। साथियों ये था आज का 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाइए। अपने चैनल पर गर्व सीरीज नाम से जीएस की श्रृंखला भी चलती है साथियों, जो हम आपको 150 वीडियो लेकर के आएंगे। 150 वीडियो पढ़ने के बाद आपका पीसीएस लेवल तक का जीएस रिपीटेड, पूर्वावलोकन सभी कंप्लीट हो जाएगा। जो एक सामान्य सा प्रश्न बनता है, रिपीटेड प्रश्न बनता है और संभावित प्रश्न बनता है, तो सब कवर हो जाएगा उस वीडियो से।
बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।